हेलो प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 साइंस का 10th चैप्टर गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको बहुत ही रोचक जानकारियाँ मिलेंगी। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कुछ आपको कि ये जो हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम, चंद्रमा बोलते हैं। ये पृथ्वी है माना, ठीक है ना, और ये चंद्रमा इसके चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो ये चंद्रमा इस पृथ्वी के चारों ओर चक्कर क्यों लगा रहा है, ठीक है ना। और जो सूर्य है सन, इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में, है ना, जो प्लैनेट्स हैं, है ना, जिनको ग्रह बोलते हैं, ठीक है ना, मंगल, शनि, बृहस्पति, पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह है, प्लैनेट है, ठीक है ना। ये इतने सारे जो ग्रह हैं, ये इस सूर्य के चक्कर क्यों लगा रहे हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। और जैसे आपने एक 3 मंजिल से, है ना, इतनी ऊंचाई से आपने एक गेंद को गिराया, ठीक है ना, तो वो गेंद जो है ना एक बढ़ते हुए वेग से नीचे आती है। आपने नोट किया होगा कि अगर एक गेंद को, सेम गेंद है, आप एक तो उसको 3 मंजिल से गिराओ और एक आप उसको 10 मंजिल से गिराओ, तो 10 मंजिल से जो गेंद आ रही है नीचे, वो ज़्यादा वेग से आके धरती पे टकराती है, ठीक है ना। और जैसे माना आपने गेंद को ऊपर उछाला, आपने तेजी से उछाला उसको, फिर क्या होगा, धीरे धीरे उसका वेग कम होता जाएगा, उसकी स्पीड जो है, चाल, वो कम होती जाएगी और एक लास्ट ऊंचाई वाले बिंदु पे, अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु पे पहुंच के और फिर वो क्या करना शुरू कर देगी, लौटना शुरू कर देगी, ठीक है ना। तो अर्थात ये है कि हमने किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका तो अंत में वो आती कहाँ है, धरती पे आती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई न कोई उसको खींच रहा है, अपनी ओर खींच रहा है ना। जैसे आपने चुंबक देखा होगा ना, जैसे ये एक चुंबक है, इसका माना ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये एक दूसरे चुंबक का टुकड़ा है, ठीक है ना। और इसका अगर ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ये पोल हमको दिखते नहीं है, इनको अनुभव किया जा सकता है। अगर ये विपरीत हुए तो ये क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत ओर आएंगे, ठीक है ना, अट्रैक्ट होंगे ये। और अगर इधर भी एन होता, इधर भी एस होता, तो फिर क्या करते ये एक दूसरे को क्या करते, प्रतिकर्षित करते, ठीक है ना। तो ये हमको दिखाई नहीं देता ना कि भाई ये जो बल लग रहा है ये एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो ये हमको दिखाई नहीं देता। वैसे ही जो पृथ्वी का आकर्षण बल है वो हमें दिखाई नहीं देता, उसको अनुभूत किया जा सकता है ना, उसको फील किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये किसके अंदर आती हैं, गुरुत्वाकर्षण के अंदर आती हैं। जैसे कि एक फेमस वो एक कहानी है छोटी सी कि भाई न्यूटन जो है वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, है ना, और सेब ऊपर से आके गिरा, ठीक है ना। तो उन्होंने सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों आया, ये ऊपर क्यों नहीं गया, है ना। तो हालांकि ऐसे उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए थे। तो इन सारी चीज़ों के उत्तर जो है हम इस में जांचने की कोशिश करेंगे। एक और देखो कि माना आप अभी यहाँ धरती पे हो, है ना, तो आपका भार कुछ और है, ठीक है ना। अगर आप चंद्रमा पे चले जाते हो, ठीक है ना, आप चंद्रमा पे चले गए, आपका भार 1/6 रह जाएगा। कितना रह जाएगा, मात्र 1/6 रह जाएगा। और अगर आप और अंतरिक्ष में चले गए, स्पेस के अगर आप अंदर चले गए, तो आपको पता है वहाँ क्या स्थिति हो जाती है, भारहीनता की स्थिति हो जाती है, वेटलेसनेस, है ना। अर्थात व्यक्ति का भार क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इसीलिए तो वहाँ पे जाके जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, है ना, वो तैरने लगते हैं। तो उनको इसी प्रकार की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है धरती पे, जिससे कि वहाँ जाके उनको परेशानी नहीं हो किसी प्रकार की। तो इन सारी जो चीज़ें हैं इनको हम इनके उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ आपको, है ना। देखो यहाँ आपकी बुक के अंदर एक चित्र दिखा रखा है, ये एक बच्चे का चित्र है कि ये इसने एक धागे से, है ना, या एक रस्सी से एक पत्थर को बांध रखा है और ये इस पत्थर को गोल गोल घुमा रहा है। ऐसे देखो ये तीर का निशान लग रहा है ना, ऐसे ये इसको गोल गोल घुमा रहा है ना। आपने नोट किया होगा कि इस रस्सी के अंदर एक खिंचाव आता है ना, और वो खिंचाव किधर की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है, ऐसे होता है, ठीक है ना। तनाव जो आता है इस रस्सी के अंदर वो किधर की तरफ आता है, अंदर की तरफ,
है ना। इसका मतलब क्या है कि ये बच्चा इस पत्थर को अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है ना, तब जाके ये क्या हो रही है, गोल गोल घूम रही है। अगर ये बच्चा इस रस्सी को खींचना बंद कर दे, इस रस्सी के अंदर की ओर तनाव देना बंद कर दे, तो क्या हो जाएगा, ये पत्थर जो वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, ये वृत्ताकार पथ पे गति करना बंद कर देगा। अर्थात या दूसरा ऐसा मान लो कि ये गोल गोल घुमा रहा है, ठीक है ना, और बाय द वे ये रस्सी टूट गई, है ना, ये जो धागा है ये क्या हो गया, टूट गया, तो फिर ये गोल गोल नहीं घूमेगा, है ना। यानी जिस जगह पे माना यहाँ पे इस पॉइंट पे धागा टूटा, है ना, तो ये पत्थर ऐसे ये मुड़ने के बजाय ऐसे सीधे चला जाएगा इस तरह से। अगर यहाँ पे टूटा पत्थर, इस जगह पे ऐसे थी रस्सी, यूं थी, ये रस्सी थी, और इस जगह पे टूटा ये धागा, तो ये पत्थर जो है ना ऐसे गोल ना घूम के ऐसे यूं स्पर्श रेखा की दिशा में गति करेगा। अगर माना यहाँ टूटा ये धागा, इस जगह पे टूटा, है ना, तो फिर इसकी स्पर्श रेखा ऐसे इस तरह से जाएगा। यहाँ टूटा तो ये ऐसे जाएगा, इस जगह टूटा तो ये ऐसे जाएगा, इस जगह टूटा तो ये ऐसे जाएगा, है ना। अर्थात ये जो वृत्त है ना, इस वृत्त की जो स्पर्श रेखा होगी, जिस बिंदु पे ये टूटा, है ना, जिस भी बिंदु पे ये टूटा, उस जगह पे, उस पॉइंट पे उस वृत्त की क्या खींच देंगे हम, स्पर्श रेखा खींच दें। अगर टेंजेंट अगर हम खींच दें तो उस रेखा में ये गति करता चला जाएगा, ठीक है ना। यही सेम प्रिंसिपल इन पे लागू है ना। जो सूर्य, जो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति कर रहा है ना, तो चंद्रमा गोल गोल घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, चंद्रमा कैसे घूम रहा है, ये हमारी अर्थ है और ये क्या है, मून है। तो ये गोल घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, क्योंकि इसके हर पॉइंट पे पृथ्वी इसको अपनी ओर क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है ना। इसीलिए, है ना, ये हर क्षण पे अपनी दिशा क्या कर रहा है, बदल रहा है ना। अगर दिशा नहीं बदलता तो सीधा चला जाता ना, यूं ऐसे सीधा जाता फिर ये, है ना। तो ये जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, ये इस चंद्रमा को हर क्षण अपनी दिशा बदलने पे क्या कर रहा है, मजबूर कर रहा है। इसीलिए ये गोल गोल घूम रहा है। जो चंद्रमा है ये इस तरह से गति कर रहा है। अगर ये पृथ्वी का आकर्षण बल नहीं होता तो ये चंद्रमा सीधा निकल जाता, ठीक है ना। यही सेम प्रिंसिपल जो हमारा सन है ना, जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के केंद्र में कौन है, सन है, और सन के चारों ओर क्या है, बहुत सारे जो अपने प्लैनेट्स हैं, है ना, 9 ग्रह बोलते हैं ना, शायद एक को हटा दिया है ना, तो प्लूटो को हटा दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से जो 8 ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर, वो वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, है ना। तो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर सूर्य का आकर्षण बल क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही जो सन है ना, ऐसा नहीं कि सन स्थिर है, ये सन जो है, जो हमारी आकाशगंगा है ना, उसका एक तारा है ये, तो वो भी चक्कर लगा रहा है ना। तो इस तरह से क्या है, ये पूरे इस ब्रह्मांड का, इस पूरे यूनिवर्स का बैलेंस बना हुआ है। अर्थात इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी पिंड हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है ना। अब तुम कहोगे सर कि ये जो पृथ्वी है चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित कर रही है ना, तो चंद्रमा भी तो पृथ्वी को आकर्षित करना चाहिए, ठीक है ना, है ना। तो ऐसा कहने का मतलब है कि एक पिंड ये है और दूसरा पिंड ये है। अभी आपने बताया कि ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो ये इसको, पृथ्वी इस चंद्रमा को अपनी ओर क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है, तो इस चंद्रमा को भी तो पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए, है ना। अब ये जो बात है ये 2 बच्चों पर भी लागू हो सकती है। माना ये राम है, ये क्या है, राम है, और ये श्याम है, ठीक है ना। अब ये 2 बच्चे पास पास बैठे हुए स्टडी कर रहे हैं, क्लासरूम में बैठे हुए हैं, है ना। तो तुम ये भी तो कह सकते हो कि सर ये भी तो एक दूसरे को खींचने चाहिए और ये चिपक जाने चाहिए एक दूसरे से, है ना। सीता और गीता दोनों बहनें हैं, है ना, वो पढ़ाई कर रही हैं, ठीक है ना, तो वो चिपक जानी चाहिए आपस में, वो क्यों नहीं चिपक रही, ठीक है ना। तो इस चीज़ का भी उत्तर हम इसी पाठ में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो अब मैं इसकी रीडिंग करता हूँ, और देखो बच्चों मैं आपको कहता हूँ बेटा कि बुक रीडिंग जो है
इसका कोई विकल्प नहीं है ना। बुक रीडिंग की आदत डालो, बहुत मज़ा आता है बुक पढ़ने में, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, सीधे जाके क्वेश्चंस पे अटैक करते हैं, प्रश्नों पे अटैक करते हैं, और फिर कुछ प्रश्न उनसे हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, ठीक है ना, और फिर निराशा आ जाती है। तो अगर आप मन से थ्योरी पढ़ोगे, इस पाठ का ढंग से अध्ययन करोगे, तो क्वेश्चन आपसे अपने आप हो जाएंगे। मेरे पास बच्चों के मैसेज आते हैं, सर आप क्वेश्चन आंसर कराइए, क्वेश्चन आंसर कराइए। अरे भाई, तुम अगर बच्चों ढंग से बेटा इस लेसन को पढ़ लोगे तो तुम क्वेश्चन आंसर अपने आप करने लग जाओगे, है ना। तो मन से पहले थ्योरी पढ़ो, है ना, फिर उसके बाद क्वेश्चन करोगे, तो फिर उल्टा क्या होगा, आपका जो थ्योरी है वो भी आपकी मजबूत हो जाएगी। प्रश्नों को करने के बाद थ्योरी के कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे आपको। लेकिन शर्त यही है कि पहले आप मन से इसके जो लेसन है इसको पढ़ो, है ना, प्यार से इसको पढ़ना सीखो लेसन को। तो इसीलिए मैं आपको एक एक लाइन पढ़ाने की कोशिश करता हूँ इसमें, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं कि पिछले जो पाठ थे 8 और 9, इसमें हमने वस्तु की गति के बारे में और बल को गति के कारक के रूप में, है ना। तो उसमें 8 में तो क्या देखा कि वस्तु गति करती है ना। तो हमने 3 समीकरण देखे थे, है ना, v = u + at, s = ut + ½ at², और तीसरा हमारा था, तीसरा इक्वेशन थी v² - u² = 2as। बस हमने सिर्फ गति के समीकरण देखे थे, है ना, कि वस्तु का प्रारंभिक वेग, वस्तु का अंतिम वेग, वस्तु का एक्सेलरेशन और वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, है ना, और समय। कितने कितने चर हैं इसमें, कितने वेरिएबल्स हैं, 5 वेरिएबल्स हैं, u, v, a, s और t, है ना। तो इन पांचों पे ही ये तीनों जो इक्वेशंस हैं इन पे ही हैं, ठीक है ना। तो इनमें क्या है बच्चों कि अपने को 4 दिए हुए थे, देखो 1 2 3 4, इसमें भी देखो 1 2 3 और ये 4, इसमें भी देखो आप 1 2 3 4, है ना। यानी हर इक्वेशन के अंदर 4 वेरिएबल्स दिए हुए हैं आपको। तो 4 में से क्या होता है, 3 वेरिएबल्स हमको देता है वो, और चौथे का मान निकलवाता है, ठीक है ना। तो इस 8वें अध्ययन में, 8वें लेसन में हमने ये चीज़ें पढ़ी। 9वें में हमने पढ़ा कि ये जो गति है ये आखिर उत्पन्न क्यों होती है ना। ये गति जो है, ये मोशन है, ये उत्पन्न क्यों होती है, उसके लिए फिर आता है फोर्स, आ जाता है पिक्चर में, है ना, कि ये जो गति है ये किसकी वजह से उत्पन्न होती है, फोर्स की वजह से। और मैं अच्छी तरह से बोलूँ आपको तो नेट फोर्स बोलूँगा मैं इसको, फोर्स के बजाय क्या बोलूँगा, नेट फोर्स बोलूँगा। तो कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहती है अगर नेट फोर्स क्या हो, 0 हो, या अगर कोई वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है तो भी उस पर नेट फोर्स क्या है, 0 है। जैसे ही नेट अनबैलेंस फोर्स का कुछ मान आ जाएगा वैसे ही उसके अंदर क्या आ जाएगा, त्वरण पैदा हो जाएगा। क्योंकि इक्वेशन क्या होती है, याद करो आपको, F = ma, है ना। तो अगर A है वस्तु के अंदर, त्वरण है, इसका मतलब उस पर नेट अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। अगर नेट अनबैलेंस फोर्स लग रहा है तो इसके अंदर क्या पैदा हो जाएगा, एक्सेलरेशन उसके अंदर पैदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 9वें अध्याय में हमने ये चीज़ पढ़ी, है ना, जो गति के 3 नियम थे, उसमें सेकंड वाला जो नियम था कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के क्या होती है, समानुपाती होती है। और उसी से फिर ये निकल के आता है F = ma, है ना। तो 9वें अध्याय में हमने ये चीज़ पढ़ी। अब इस वाले में हम इस ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे, ये कहना चाह रहे हैं ये, ठीक है ना। हमने सीखा कि किसी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है, ठीक है। हाँ, अब देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है ना। अब ये एक समान चाल से चल रहा है लेकिन इसकी दिशा बदलनी पड़ रही है ना। चाल से तो ये एक समान से चल रहा है लेकिन इसकी क्या, हर बिंदु पे इसकी दिशा, है ना, क्या वो करनी पड़ रही है, चेंज करनी पड़ रही है, तभी तो ये क्या कर रहा है, वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है ये, है ना। तो इसकी हर बिंदु पे दिशा बदलने के लिए किसकी आवश्यकता है, बल की आवश्यकता है। और वो बल कौन लगा रहा है, पृथ्वी इस चंद्रमा के ऊपर लगा रही है, और उसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल या अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। क्यों बोला इसको अभिकेंद्र, क्योंकि ये केंद्र की ओर लगता है ना। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इधर केंद्र की तरफ होती है, टूवर्ड्स सेंटर होती है। तो इस चीज के बारे में हमने देखा। हम सदैव देखते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह पृथ्वी की ओर ही गिरती है, ऊपर तो नहीं जाती ना। हम जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं,
है ना, रिवॉल्व कर रहे हैं सन के चारों ओर, ये जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है ना। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है ना। चंद्रमा किसकी? पृथ्वी की के चारों ओर रिवॉल्यूशन कर रहा है। इन सभी अवस्थाओं में वस्तुओं पर, ग्रहों पर तथा चंद्रमा पर लगने वाला कोई बल अवश्य है। जो साइंटिस्ट थे न्यूटन, आइजैक न्यूटन, इस तथ्य को समझ गए थे कि इन सभी के लिए एक ही बल रेस्पॉन्सिबल है। इस बल को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, है ना। तो देखो, अगर कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही है ना, ऊपर से गिराई आपने और धरती की ओर खींची आ रही है, उसमें भी चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, उसमें भी जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, वो सन के चारों ओर घूम रहे हैं, उसमें भी इन सब के अंदर एक ही बल कार्य करता है ना। और उस बल को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। इस अध्याय में हम गुरुत्वाकर्षण तथा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम, है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये इसको यूनिवर्सल इसीलिए कहा जाता है कि ये पूरे यूनिवर्स यानी पूरे ब्रह्मांड के पिंडों पर समान रूप से लागू होता है ये, है ना। तो हम पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के अंतर्गत वस्तुओं की गति पर विचार करेंगे, है ना, कि जब किसी कोई वस्तु ऊपर से गिरती है ना, या हमने नीचे से उसको ऊपर फेंका, तो सिर्फ और सिर्फ उस पर एक बल कार्य कर रहा होता है। वो कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। अब उस बल, अब हमने देखा था अभी F = ma, तो जब बल कार्य कर रहा है तो इसका मतलब उसमें त्वरण होगा, एक्सेलरेशन होगा, है ना। और उस एक्सेलरेशन को जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लग रहा है ना, पैदा हो रहा है, उस गुरुत्वाकर्षण के कारण पैदा होने वाले त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, जिसको स्मॉल g से डिनोट करते हैं, जिसका मान आपने पढ़ा होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। अब तो मैं ये बताता हूँ, मैं देखो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या मतलब है ना। बट इस वीडियो में मोटी मोटी चीज़ें हम समझेंगे कि जो g है इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मतलब हुआ बच्चों? देखो इसका कि 9.8 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करती है तो उसका जो वेग है ना, ये मीटर पर सेकेंड क्या है बताओ? वेग प्रति सेकंड 9.8 मीटर की दर से बदलता है ना। यानी हर सेकंड उसका वेग कितना हो जाएगा? 9.8 मीटर पर सेकंड बदल जाएगा। बदलने का मतलब क्या है? अगर आपने ऊपर से गिराया, ऐसे समझो, माना यहां से गिराया, एक सेकंड बाद, है ना, माना वस्तु यहां आ गई इस जगह पे, तो उसका वेग 9.8 मीटर पर सेकंड हो गया। 2 सेकंड बाद फिर और बढ़ जाएगा। मैंने बताया ना कि पर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड बदल जाता है, यानी हर सेकंड इसका वेग 9.8 मीटर पर सेकंड बदल जाएगा। अब जब नीचे की ओर गिर रही है तो बढ़ जाएगा, और अगर हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकंड प्रति सेकंड क्या होगा? घट जाएगा उसका वेग, ठीक है ना। तो ऊपर से गिराई तो 1 सेकंड बाद कितना हो गया? 9.8 मीटर पर सेकंड हो गया। 2 सेकंड बाद कितना हो जाएगा? 9.8 और 9.8 को जोड़ दो तो 19.6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा, है ना, 9.8, 9.8 और 9.8, है ना। सेम चीज़ ऐसे है ये, है ना, कि अगर आपने किसी वस्तु को यहाँ से ज़मीन से ऊपर की ओर फेंका तो 1 सेकंड बाद, है ना, माना उसका जो वेग था पहले शुरू में जब आपने फेंका, है ना, तो देखो जी को मैं मोटा मोटा 10 मान लेता हूँ, ऐसे समझो आप। 9.8 की जगह मैंने क्या मान लिया? इसको 10 मान लिया, है ना। और मैंने माना इस किसी गेंद को यहाँ से 40 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका। कितने वेग से फेंका? 40 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका। तो 1 सेकंड बाद ये 30 मीटर पर सेकंड रह जाएगा। मैं 9.8 की जगह क्या मान रहा हूँ? लगभग 10 मान रहा हूँ। तो 10 मीटर पर सेकंड क्या हो गया? कम हो गया। फिर 1 सेकंड बाद और, अर्थात 2 सेकंड बाद, है ना, कितना हो जाएगा? वो 20 मीटर पर सेकंड रह जाएगा। 3 सेकंड बाद वो 10 मीटर पर सेकंड रह जाएगा, और 4 सेकंड बाद वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, है ना। और वापस से वो वस्तु क्या करना शुरू कर देगी? नीचे की ओर लौटना शुरू कर देगी, ठीक है ना। तो ये क्या है? जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है ना, तो बल मैंने बताया था ना, F = ma। तो जहां F है नेट अनबैलेंस फोर्स है, वहां त्वरण है ना। तो और उस त्वरण को जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से लगता है उसको क्या बोलते हैं? हम गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, या इसको यूँ लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड, यानी हर सेकंड इतने मीटर पर सेकंड इसका वेग बदलेगा। ठीक है ना। तो इन चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। हाँ, तो इस अध्याय में हम गुरुत्वाकर्षण तथा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में पढ़ेंगे। हम पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के अंतर्गत वस्तुओं की गति पर विचार करेंगे। हम अध्ययन करेंगे कि किसी वस्तु का भार, यस है ना, जो वेट है किसी वस्तु का, ठीक है ना, किसी वस्तु का भार एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार परिवर्तित होता है ना। तो देखो, अच्छा अब अपन आते हैं वेट पे। एक होता है बच्चों मास, MASS मास, इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। क्या बोलते हैं बेटा? इसको द्रव्यमान बोलते हैं। और दूसरा होता है भार, इसको हम वेट बोलते हैं, है ना। वैसे देखो सामान्य रूप से, सामान्य भाषा में तो ये एक ही चीज़ समझते हैं लोग इसको, जो द्रव्यमान होता है वही भार होता है ना। लेकिन विज्ञान की भाषा में बेटा ये दोनों अलग चीज़ हैं, है ना। कैसे कि जो द्रव्यमान है ये हर जगह समान रहता है, ठीक है। अर्थात आप धरती पे हो तो भी आपका द्रव्यमान वही रहेगा, आप चंद्रमा पे चले गए तो भी आपका द्रव्यमान वही रहेगा, आप अंतरिक्ष में चले गए तो भी द्रव्यमान वही रहेगा, आप मंगल ग्रह पे चले गए, मार्स पे चले गए तो भी आपका वही रहेगा, आप बृहस्पति पे चले गए, जुपिटर पे, तो भी आपका द्रव्यमान सेम रहेगा। लेकिन जो भार है वो जो स्मॉल g है इसकी वजह से चेंज होगा, ठीक है ना। अब देखो भार क्या होता है, ऐसे समझो आप भार को कि भार का मतलब है कि जैसे मेरा समझ लो आप, है ना, कि मेरा जो द्रव्यमान है वो माना 60 किलोग्राम है। कितना किलोग्राम है? 60 kg मेरा द्रव्यमान है, ठीक है ना। तो इस मुझे पृथ्वी क्या कर रही है बताओ? अपनी ओर आकर्षित कर रही है। किससे कर रही है? त्वरण क्या है वो? g है, स्मॉल g। और इसका मोटा मोटा मैं मान जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लेता हूँ। तो ये जो पृथ्वी है ये मुझ पर जो बल लगा रही है वो होता है mg। क्या होता है? mg, है ना। यानी द्रव्यमान को सिंपल सी बात है g से गुणा कर दो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 60 को जब 10 से गुणा करूंगा तो 600 आ गया, है ना। 600 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को एक दूसरी यूनिट होती है जिसको न्यूटन बोलते हैं बेटा, इन्हीं के नाम पे रखा गया है, जिस साइंटिस्ट ने इस नियम की खोज की थी गुरुत्वाकर्षण की, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा जो अब जो 600 न्यूटन हुआ वो मेरा भार हो गया। क्या हो गया? मेरा भार हो गया 600 न्यूटन, है ना। अब तुम खुद का उदाहरण लो, है ना। माना राजेश जो है ना, इसका द्रव्यमान 30 किलोग्राम है। कितना है राजेश का? 30 किलोग्राम है, या मान लो 40 किलोग्राम मान लो, है ना। तो 40 को जब 10 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 400 आ जाएगा। तो वो अब 400 में जैसे ही g से गुणा करा, स्मॉल g से, तो वो न्यूटन में चेंज हो जाता है ना। तो इसका मतलब इस राजेश को धरती जो है वो 400 न्यूटन के बल से क्या कर रही है? अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को आकर्षित करती है वही उसका भार होता है, वही उसका क्या होता है? वेट होता है, ठीक है ना। तो अब आप ऐसे समझो कि आप यहाँ से चंद्रमा पे चले गए। हमने देखा था कि चंद्रमा पे जो है वो पृथ्वी के जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका 1/6 भाग ही होता है ना। तो यानी g यहाँ पे कितना है? 9.8 है। तो वहाँ पे कितना होगा चंद्रमा के ऊपर? 9.8 में किसका भाग दे दो? 6 का भाग दे दो, ठीक है ना। तो 6 का भाग देंगे 9.8 में, देखो 6 एकम 6, 3 बचे 38 हो गए, 6 छंगा 36, तो ये 1.6 लगभग आ गया। तो मात्र कितना रह गया? 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहता है वहाँ पे चंद्रमा के ऊपर, तो है ना। तो मेरा जो द्रव्यमान यहाँ पे 600 किलोग्राम था, द्रव्यमान मेरा वहाँ भी 600 ग्राम रहेगा, लेकिन भार चेंज हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी तो मुझे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से एक्सेलरेट कर रही है ना। तो यहाँ पे तो 10 अगर माना मैंने इसको तो 600 न्यूटन हुआ, लेकिन वहाँ पे क्या रह जाएगा? मैं अगर चंद्रमा पे चला गया तो 600 में क्या दे दो? 6 का भाग दे दो, अर्थात 100 न्यूटन। बस मेरा भार कितना रह गया? 100 न्यूटन रह गया। छोटा बच्चा भी उठा लेगा फिर मुझे, है ना। समझ रहे हो ना, 5वीं 6वीं क्लास का बच्चा भी उठा सकता है, ठीक है ना। और अगर अंतरिक्ष में चले जाएंगे तो वहाँ g की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। अब आपका m चाहे कितना भी हो, आपका द्रव्यमान कुछ भी हो, जब g से गुणा हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए अंतरिक्ष में
क्या होती है, भारहीनता की स्थिति होती है, वेटलेसनेस की स्थिति होती है, ठीक है ना। तो हमने देखा कि भार और द्रव्यमान में क्या है, अंतर है, ठीक है ना। तो भार क्या होता है, बदलता रहता है, ठीक है ना। पृथ्वी पे हमारा भार mg होता है ना, और g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब चूंकि g का मान जो है गुरुत्वाकर्षण त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का मान किस पे डिपेंड करता है, वो उस पिंड पे डिपेंड करता है जहां पे आप स्थित हो, ठीक है ना। तो उस पिंड के मेजर रूप से किसके ऊपर, उसका भार, ऐसे समझ लो आप। देखो पृथ्वी चंद्रमा से भारी है, ठीक है ना, तो इसलिए g का मान वहां पे कम हो जाता है। आई ना बात समझ में, ठीक है। तो इस तरह से हम इन चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो हम अध्ययन करेंगे कि किसी वस्तु का भार जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार से परिवर्तित होता है। द्रवों में वस्तुओं के प्लवन की शर्तों के बारे में भी हम विचार करेंगे, है ना। द्रव में वस्तु फ्लोट, प्लवन का मतलब क्या होता है, फ्लोट, FLOAT, फ्लोट या तैरना। क्या बोलते हैं इसको, प्लवन को तैरना बोलते हैं, कि वस्तु कब तैरती है। अब आपने देखा होगा कि नाव कितनी बड़ी होती है ना, जहाज कितना बड़ा होता है, शिप जो होता है पानी का, है ना, वो तो आराम से तैरता है समुद्र के अंदर, है ना। और एक वो ले लो, सुई ले लो आप, और सुई को पटक दो पानी में, सुई डूब जाएगी, ये क्या हुआ है ना। जहाज तो इतना बड़ा होने के बावजूद भी तैर रहा है ना, लेकिन सुई कितनी सी है, छोटी सी है ना, टुन्नी मुन्नी सी है, और वही क्या हो गई बताओ, पानी में डूब गई। तो इन चीज़ों का भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। ये विज्ञान इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, तो इसको बेटा प्यार से पढ़ा करो, मन से पढ़ा करो खूब, ठीक है। तो अब हम आते हैं गुरुत्वाकर्षण। हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ये वही जो मैंने चीज़ें बताई उन्हीं को है, तो वह कुछ ऊंचाई पर तक ऊपर पहुंचती है, फिर वह नीचे की ओर गिरने लगती है। कहते हैं कि जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब उन पर गिरा। चलो ये भगवान का शुक्र है कि सेब जो है उनके सिर पे नहीं गिरा, नहीं तो काम तमाम हो जाता। और कई बच्चे तो कह रहे सर बढ़िया होता, अच्छा है, काम तमाम हो जाता, तो ये हमको पढ़ना तो नहीं पड़ते, फालतू में समझ में नहीं आते ये प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम और ये समीकरण सब हमको पता नहीं चलता कौन सा समीकरण कौन से में यूज करना है। अच्छा होता, उसका काम तमाम हो जाता चलो मजाक की बात है ना। तो एक सेब उनके ऊपर गिरा। सेब के गिरने की क्रिया ने न्यूटन को सोचने के लिए क्या किया, प्रेरित किया। न्यूटन को सोचने के लिए क्या किया, उसने इंस्पायर किया, प्रेरित किया, ठीक है ना, कि भाई सोच क्या है इसका कारण। उन्होंने सोचा कि यदि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है तो क्या यह चंद्रमा को आकर्षित नहीं कर सकती। यस, कर सकती है। क्या दोनों स्थितियों में वही बल लग रहा है। यस, हाँ, दोनों स्थितियों में वही गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। उन्होंने अनुमान लगाया कि दोनों अवस्थाओं में, है ना, फोरकास्ट किया उन्होंने, ये अनुमान लगाया है ना, कि इन दोनों अवस्थाओं में एक ही प्रकार का बल उत्तरदायी है, रेस्पॉन्सिबल है। उन्होंने तर्क दिया कि अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता। मैंने बताया ना आपको कि अगर बल नहीं होगा तो चंद्रमा सीधा निकल जाएगा। वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ही है जो उसे हर बिंदु पर अपनी दिशा बदलने के लिए क्या कर रहा है, मजबूर कर रहा है, और वो गोलाई में उसको मोड़ रहा है, ठीक है ना। तो उन्होंने तर्क दिया कि अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता, वरन पृथ्वी की ओर गिरता रहता है। गिरने का मतलब समझ रहे हो आप, दिशा बदलता रहता है। अतः अवश्य ही पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है, लेकिन हम वास्तव में चंद्रमा को पृथ्वी की ओर गिरते हुए नहीं देखते, है ना। अब जैसे आप गोल गोल घुमा रहे हो पत्थर को, है ना, तो एक तरह से क्या है, वो आपकी ओर दिशा बदल रहा है। आपने जो हाथ में रस्सी पकड़ रखी है उस की ओर वो हर बिंदु पर क्या कर रहा है, दिशा बदल रहा है। तो एक तरह से वो आपकी ओर गिर रहा है, लेकिन वो चूंकि घूम रहा है इतनी तेजी से, इसलिए वो आप केंद्र की तरफ गिरता नहीं है, बस घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, और अंदर की ओर उस पर क्या लगता जा रहा है, बल लगता जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन हम वास्तव में चंद्रमा को पृथ्वी की ओर गिरता हुआ नहीं देखते हैं। तो आइए चंद्रमा की गति को समझने के लिए क्रियाकलाप 8.11 पर विचार करें। तो इसमें एक एक्टिविटी शो कर रखी है जो मैंने आपको हल्का सा पहले इसके बारे में बता दिया था, तो लो पढ़ लेते हैं।
धागे का एक टुकड़ा लीजिए, ये टुकड़ा ले लिया धागे का, इसके एक सिरे पर एक छोटा पत्थर बांध दीजिए, ठीक है। धागे के दूसरे सिरे को पकड़िए, है ना, ढंग से बांधना, कहीं तुम लोग है ना लूज मत बांध देना, है ना, पता चला वो घुमाया तुमने और पत्थर ही निकल के भाग गया और किसी की प्याली फूट गई, ठीक है ना। हाँ, तो धागे के दूसरे सिरे को पकड़िए और पत्थर को वृत्ताकार पथ पर घुमाइए, जैसा कि चित्र 10.1 में दिखाया गया है ना, इसमें जो दिखा रखा है इसके हिसाब से। पत्थर की गति की दिशा को देखिए, है ना, उसकी जो डायरेक्शन है उसको ऑब्जर्व करो। अब धागे को छोड़ दो, है ना, तो फिर पत्थर की गति की दिशा देखो। तो मैंने बताया था ना आपको कि जिस पॉइंट पे आप उस धागे को छोड़ोगे, है ना, माना यहाँ पे आपने इस धागे को छोड़ दिया, है ना, छोड़ दिया या टूट गया ये, तो जिस पॉइंट पे छोड़ा उस दिशा में ये गति करने लग जाएगा, सीधा जाएगा, फिर यहाँ से गोल नहीं घूमेगा, है ना, बिल्कुल सीधा। जिस पॉइंट पे छोड़ा उस जिधर उसका मुंह था ऐसे समझ लो आप, है ना, उसी दिशा में वो सीधा निकल जाएगा। धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से एक उसकी एक फिक्स्ड स्पीड थी, उससे वृत्ताकार पथ पर गति करता है तथा प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है ना, यानी केंद्र की ओर बल लग रहा है ना उसके ऊपर, और इसलिए वो हर पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, बदल रहा है। दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या त्वरण सम्मिलित है ना। अब देखो हमने देखा था पिछले अध्याय में कि अगर कोई वस्तु एक समान स्पीड से चल रही है लेकिन उसकी दिशा बदल रही है तो फिर इसका मतलब वेग में परिवर्तन आ गया, चाहे भले ही उसकी स्पीड सेम है, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसका मतलब उसमें क्या आ गया, वेग में परिवर्तन आ गया उसके में, क्योंकि वेग जो है वो क्या है, सदिश इकाई है, ठीक है ना। और जब वेग में परिवर्तन आ गया तो त्वरण में परिवर्तन हो गया, क्योंकि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को बोलते हैं, ठीक है ना। तो जिस बल के कारण यह त्वरण होता है तथा जो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिशील रखता है वह बल केंद्र की ओर लगता है। आगे नहीं देख लो वही बात, है ना, किधर लगता है, ये केंद्र की ओर लगता है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं, है ना, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इस बल की अनुपस्थिति में अगर ये नहीं हो, एब्सेंट हो ये वाला फोर्स, तो पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो जाता, फ्रीली क्या होता, वो स्ट्रेट लाइन मोशन में चला जाता। यह सरल रेखा कहाँ होती, वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा होगी, और वो सरल रेखा क्या होगी, उसकी स्पर्श रेखा होगी, जहाँ से स्पर्श करते हुए वो निकल जाए, टेंजेंट होगी उसकी। देखो ये स्पर्श रेखा के बारे में इसमें बता रखा कि स्पर्श रेखा क्या होती है, टेंजेंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको हम, TANGE, टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो कोई सरल रेखा जो वृत्त के केवल एक ही बिंदु पर मिलती है उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। अब देखो मैंने ऐसे समझो, ये पिछले साल आपने गणित में भी पढ़ा होगा, अब ये जो रेखा है ये इस वृत्त को दो स्थानों पर काट रही है, फिर मैंने और इसको दूर किया, अभी भी क्या कर रही है बताओ, ये अभी भी दो स्थानों पर काट रही है, अभी भी बताओ, अभी भी दो स्थानों पर काट रही है, अब बताओ अभी भी दो, लेकिन यहाँ जैसे ही लाऊंगा मैं तो सिर्फ ये एक स्थान पर काटेगी नहीं, टच करेगी ये, है ना। तो जो टच करेगी वही क्या होती है, उसकी टेंजेंट होती है, वही क्या होती है, उसकी स्पर्श रेखा होती है। और इसकी एक विशेषता और होती है कि स्पर्श रेखा जिस बिंदु पे है उस बिंदु को अगर हम केंद्र से मिला दें, है ना, तो स्पर्श रेखा और जो त्रिज्या होगी इसके बीच ये जो एंगल होता है कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है ना। तो ऐसे समझो, अगर मैंने ऐसे ली इसकी ये त्रिज्या हो गई तो स्पर्श रेखा कैसे होगी, ऐसे होगी, है ना। तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो कोई सरल रेखा जो वृत्त के केवल एक ही बिंदु पर मिलती है वृत्त पर स्पर्श रेखा कहलाती है, टेंजेंट कहलाती है ये। इस चित्र में सरल रेखा ABC वृत्त के बिंदु B पर स्पर्श रेखा है। ABC कहाँ पे है, ये B पे है, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण है। ये किसके कारण है, उसी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण है। अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है, क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है, उसको आकर्षित कर रही है। यदि ऐसा कोई बल न हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता रहेगा। यह देखा गया है कि गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। हाँ, अब देखो अपन ने बताया था कि क्या सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है, यस करता है, लेकिन अभी हम अगले वीडियो में देखेंगे कि सेब पृथ्वी को आकर्षित कर रहा है तो पृथ्वी सेब की तरफ क्यों नहीं जा रही, ठीक है ना, सेब ही पृथ्वी की तरफ क्यों आ रहा है, ठीक है ना। यदि ऐसा है तो हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करता क्यों नहीं देखते हैं, है ना, ये हम इसके अगले वीडियो में करेंगे। फिर है गति के तीसरे नियम के अनुसार
गति के तीसरे नियम के अनुसार सेब भी पृथ्वी को क्या करता है, आकर्षित करता है, ठीक है ना। क्रिया प्रतिक्रिया के बल जो होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। देखो इसी में बता दिया खैर इसने, है ना, कि F जो है ना, F इक्वल टू क्या होता है, ma, है ना। तो क्या हो गया बेटा, देखो ये कि जो A है, A में और M में रिलेशन क्या आ गया, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ma इक्वल टू F। तो A इक्वल टू क्या हो गया, F अपॉन M हो गया कि नहीं हो गया। तो एक तरह से A जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अगर इसका द्रव्यमान का मान ज़्यादा है तो त्वरण क्या होगा, कम होगा। द्रव्यमान का मान कम है तो त्वरण क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसीलिए जो सेब है, पृथ्वी की तुलना में सेब का द्रव्यमान क्या है, बहुत कम है। तो इसलिए सेब का त्वरण ज़्यादा है और सेब की तुलना में पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, बहुत ज़्यादा है ना। तो इसलिए पृथ्वी का त्वरण क्या है, कम है। तो इसलिए पृथ्वी बहुत कम है, इसलिए पृथ्वी सेब की ओर आकर्षित नहीं होती। तो ये इसमें बताया गया है। लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये, है ना। यानी वो चीज़ बढ़ेगी तो वो चीज़ घटेगी, उसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। और एक होता है अनुक्रमानुपाती, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो और दूसरी चीज़ भी बढ़े तो वो अनुक्रमानुपाती होता है। और व्युत्क्रमानुपाती में अगर एक चीज़ बढ़ रही है उसकी वजह से दूसरी चीज़ क्या हो, घटे, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पृथ्वी की अपेक्षा सेब का द्रव्यमान नगण्य है, नेग्लिजिबल मान सकते हैं हम, इसीलिए हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते हुए नहीं देखते। इसी तर्क का विस्तार यह जानने के लिए कीजिए कि पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती, क्योंकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है, बहुत कम है ना। आगे एक एग्जाम्पल दिया उसमें और हमें ये पता चल जाएगा कितना कम है वो। हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पहले की भांति तर्क करके हम यह कह सकते हैं कि सूर्य और ग्रहों के बीच जो बल विद्यमान है, जो बल एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी कौन सा है, वही ग्रेविटेशनल फोर्स है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि केवल पृथ्वी ही सेब और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती, बल्कि विश्व के सभी पिंड, बेटा यही तो ये पूरा चारों तरफ इस संसार में जो है ना ये बैलेंस बना हुआ है, ये इसी वजह से है, ठीक है ना। निष्कर्ष निकाला कि केवल पृथ्वी ही सेब और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती, बल्कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो देखो अभी मैंने बताया था ना पृथ्वी और चंद्रमा का उदाहरण दिया था, तो अब देखो इसमें एक आगे दे रखा है कि पृथ्वी और चंद्रमा के द्रव्यमान के बारे में। ये रहा देखो अभी बस सिर्फ इतना से समझाऊंगा मैं आपको। देखो है ना कि इस पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, 6 × 10⁻24 और चंद्रमा का द्रव्यमान है 7.4 × 10⁻22। तो हमें ये देखना है कि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा से कितना ज़्यादा है। तो देखो इसमें इसका भाग दे दूंगा मैं। सो 6 × 10⁻24 में 7.4 × 10⁻22 का भाग दे। देखो 24 में से 22 घट जाएंगे तो 10⁻2 हो जाएगा ना ऊपर कितना हो गया, 10⁻2। इसका मतलब 6 × 100 तो यानी 600 बटे कितना आ गया ये 7.4, ठीक है ना। अब इस 7.4 को मैं मोटा मोटा क्या मान लेता हूँ, अगर इसको देखो 10 भी मान लेता हूँ मैं, है ना। कितना मान लूँ मैं इसको, 10 तो खैर नहीं मान, 10 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो इसको 7.5 अगर मान लूँ मैं, है ना, तो ये हो जाएगा 6000 बटे 75, है ना। 10 से गुणा कर दिया ऊपर और नीचे, तो ये 6000 बटे 75 हो गया, है ना। अब देखो इसको 6000 बटे 75 को मैंने काटा 25 से, तो ये तो हो गया 25 × 75 और देखो ये हो गया 25 दूनी 50, 10 बचे 100 हो गए, 25 × 100 240 बटे 3 और 3 × 8 40 80, है ना। तो देखो बेटा पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो चंद्रमा के द्रव्यमान से 80 गुना ज़्यादा है। क्या है बताओ कितना, 80 गुना ज़्यादा। तो इसीलिए जो चंद्रमा है वो पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है। यानी त्वरण जो है ना, चंद्रमा के जो आकर्षण बल है उसके कारण पृथ्वी के अंदर जो उत्पन्न होने वाला त्वरण है वो 1/80 गुना होगा, तो बहुत कम होगा कि नहीं होगा। और पृथ्वी जो है ना चंद्रमा को अपनी ओर खींच रही है ना, वो त्वरण कितना है, 80 टाइम्स है, 80 गुना है उससे। तो इसीलिए चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर त्वरण नहीं दे पाता। पृथ्वी किसको त्वरण दे रही है, चंद्रमा को अपनी ओर त्वरण दे रही है, इसीलिए वो हर बिंदु पे अपनी क्या बदल रहा है, दिशा बदल रहा है, ठीक
ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ आपने ये जो छोटा सा वीडियो है ये एंजॉय किया होगा, है ना। और हम इसी तरह से आगे पढ़ते रहेंगे। मस्त रहो, बिंदास रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो बेटा। गॉड ब्लेस यू ऑल।